हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी जो क्लाइडोस्कोप जो बुक है उसकी सेवन पोइट्री, टाइम एंड टाइम अगेन। ठीक है, तो इसके जो राइटर हैं वो है ए रामानुजन। ठीक है, और इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1929 में, और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 1993 में। ठीक है, तो एक इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ए रामानुजम इज वन ऑफ द इंडिया फाइनेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्स। ए रामानुजन जो थे वो सबसे भारतीय अग्रणी कवियों में से रहे हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज पायोनियरिंग ट्रांसलेशन ऑफ फेंसियस तमिल पोइट्री इनटू मॉडर्न इंग्लिश। और वो जो है उनका काफी योगदान है और वो काफी उच्च स्थान रखते हैं वो ट्रांसलेशन के मामले में, जो कि उन्होंने तमिल पोइट्री का मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो ट्रांसलेट करा, जो तमिल पोइट्री उन्होंने लिखी है उसका ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश मॉडर्न पोइट्री के अंदर भी किया है। ठीक है, तो उसमें काफी अग्रणी रहे हैं वो। At the time of his death, he was professor of linguistics at the University of Chicago. तो जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय वो लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे, यानी कि भाषा के प्रोफेसर थे वो। और कहाँ पे थे वो प्रोफेसर? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ठीक है ना, तो शिकागो ये प्लेस है अमेरिका के अंदर है। ठीक है, तो वहां पे ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे जब इनकी मृत्यु हुई। एंड वॉज रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोफाउंड स्कॉलर ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर। और ये जो है काफी, इनको काफी पहचान मिली है दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान स्कॉलर्स के रूप में, जो साउथ इंडिया से आते हैं और लैंग्वेज के हैं और कल्चर के हैं। ठीक है ना, हिज इंटरेस्ट इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजी एंड फोल्कलोर। तो इन्होंने जो है काफी जो है ऐसे नाटक लिखे हैं जो समूह में और पारिवारिक दृश्य जो है वो बताते हैं, या किसी को समाज के बारे में जो है हमें जानने का मौका देते हैं। ठीक है ना, दिस इज इन्फ्लुएंस हिज वर्क एज क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंग्लिश। तो ये जो है इंग्लिश का क्राफ्टमैनशिप है, अच्छा खासी कुशल कारीगरी है इनकी, जो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रदान की है। दिस पोएम रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन ऑफ लाइफ टाइम फन यूजुअल थॉट एंड फीलिंग्स। तो ये पोएम जो है ये एक, तो दिस पोएम रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन ऑफ लाइफ टाइम अनयूजुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो ये पोएम जो है ये बताती है कि किस प्रकार से जो है मनुष्य की जो जटिलता है उसकी फीलिंग्स को लेकर के, उसके थॉट्स को लेकर के, यानी कि उसके विचार और उसकी फीलिंग्स जो है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से घुटे हुए हैं और उसको एक जटिल परिस्थिति में डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये पोएम जो है ये इस बारे में है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा जो ओवरव्यू है वो आप इस पोयम का देख लीजिए कि ये पोयम जो है ये हमें ये बताती है कि हम जो है वो एक समाज के द्वारा निर्मित है, हमें गॉड ने पैदा किया है और हम जो है एक समाज को बनाते हैं। लेकिन उस समाज के अंदर जो है हम जो है अलग अलग धर्मों में बटे हैं। ठीक है ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है। ठीक है, तो हमने जो है हमारे समाज को प्रदूषित कर रखा है, क्योंकि हम जरा जरा सी बात के ऊपर जो है वो एक दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणी करने लग जाते हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, जरा सी बात कोई सी होती है तो उस पर हम धर्म का मुद्दा लेकर के हम उसको खड़ा कर देते हैं और इस नेचर को जो है हम नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ा फोड़ी करते हैं, आग लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या जो काम है वो इंसान जो है धर्म के नाम पे करता है। तो ए के रामानुजम जो है उन्होंने यही चीज बताने की कोशिश करी इस पोएट्री के अंदर कि आप धर्म को लेकर के इतने ज्यादा आसक्त हो चुके हो कि आप नेचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, और नेचर ने आपके साथ खिलवाड़ करा तो नेचर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से कि कोविड-19 आया, जिस तरीके से कि फ्लड आती है, जिस तरीके से अर्थक्वेक आते हैं, तो वो जब आते हैं तब वो सबको किसी का धर्म देखते हैं, ना किसी का मजहब देखते हैं, ना किसी की जात देखते हैं। ठीक है ना, तो ए के रामानुजम जो ये पोइट है उन्होंने यही बात बताने की कोशिश करी है इस पोइट्री के अंदर कि हम जो है हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब कुदरत का कहर जब बरसता है तो फिर वो किसी को ये नहीं देखता कि भाई ये हिंदू है कि मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है या कौन से धर्म का है। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये जो त्रासदियां आ रही है आज हमारे इस युग के अंदर वो हमारे ही बीच बोए हुए हैं, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर जो है लोगों के अंदर बंटवारा कर रखा है और धर्म के नाम पे जो है लोगों के दिलों के अंदर जहर घोल रखा है। ठीक है, तो यही पोएम जो है ये इस बात का एक मेन उद्देश्य जो मैंने आपको एक ओवरव्यू में बता दिया। अब जो है पोएम स्टार्ट हो रही है। और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी। तो पोइट कह रहा है यहाँ पे
कि और लिसन, कि आप सुनो, ठीक है। किस चीज को सुनो? क्लॉक टावर्स जो है, यानी कि जो बड़े बड़े जो घंटा घर है, जो बड़े बड़े जो शहरों के अंदर जो लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी जितनी मेजर सिटीज होती है उसमें अधिकतर पुराने जमाने में आपको जो है घंटा घर जो है वो क्लॉक टावर जो है वो बने हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लॉक टावर जो है, पॉइंट कह रहा है कि आप उनकी आवाज को सुनो, ऑफ एनी ओल्ड मैनेज सिटी, कोई भी आप पुरानी जो है सिटी उठा करके देख लो, ठीक है, कोई सा भी पुरानी शहर उठा करके देख लो किसी भी देश का, ठीक है, वहां पे जो कि अच्छी खासी डेवलप्ड सिटी है और वेल मैनेज सिटी है, वहां पे आपको एक ना एक क्लॉक टावर तो कम से कम उस सिटी के अंदर आपको मिल ही जाएगा। अपनी सिटी जो आपकी पास वाली है उसमें वाली, या फिर आप जिसमें रहते हो वहां पे भी आपको क्लॉक टावर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से पॉइंट कह रहा है कि और लिसन टू द क्लॉक टावर, कि आप आपकी सिटी के अंदर जो क्लॉक टावर है आप उसकी आवाज को सुनो, ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी, किसी भी वो पुरानी सिटी हो जो वेल मैनेज हो, जो सुव्यवस्थित हो, उस सिटी के अंदर आप क्लॉक टावर की आवाज को सुन करके देखो एक बार। बीटिंग देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक, बीटिंग देयर गोंग, बीटिंग का मतलब बजना, गोंग से मतलब घंटे। तो वहां पे जो घंटे जो है, जो घंटे जो है वो जो क्लॉक टावर के, क्लॉक टावर्स के जब वो गोंग होते हैं, यानी कि वो जब बजते हैं, जब उनमें टाइम होता है, यानी कि जैसे 12 बज गई तो 1 घंटा बज जाता है, फिर 1 बजती, फिर उसके बाद एक मेजर साउंड आता है उसका, ठीक है ना। तो ये जितने भी गोंग थे, यानी कि जितनी भी ये घंटों की जो आवाज है, ठीक है, जो कि बीट हो रही है, ठीक है, कहाँ पे? क्लॉक में। क्लॉक से मतलब यहाँ पे क्लॉक टावर, यानी क्लॉक टावर से जो बीटिंग की जो आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो पॉइंट बोल रहा है कि उसको आप ध्यान से सुनो, इज स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम, डीपर और लाइटर, ठीक है। तो इज स्लाइटली ऑफ अदर्स टाइम, तो जो भी, यानी कि मान लो किसी सिटी में कोई एक एक से ज्यादा भी घंटा अगर हो सकते हैं, ठीक है, तो मान लो कि कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, ठीक है ना। तो हर जो वहां पे जो क्लॉक टावर जो लगे हुए हैं, ईच स्लाइटली, वो थोड़े बहुत स्लाइटली तौर पर, ऑफ द अदर्स टाइम, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, यानी कि उनमें जो टाइम का है वो हल्का सा पॉइंट का भी उसमें हो सकता है कि पॉइंट मिली सेकंड का भी उनमें डिफरेंस रहे, वो डिफरेंस उसके अंदर रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे एकदम 12 बजे वो घंटा बजा तो वहां पे दूसरी जगह भी बज जाएगा, ठीक है, भले उसमें मिली वाइज किसी भी मिली सेकंड का भी अगर उसमें फर्क रहेगा, लेकिन उसके अंदर रहेगा वो ईच जो है वो स्लाइटली थोड़ा बहुत उससे कहीं ना कहीं वो डिफरेंट मिलेंगे, डीपर और लाइटर। और दूसरी बात, वो किस चीज में डिफरेंट मिलेंगे आपको? डीपर और लाइटर, यानी कि उनके वेट के अंदर, ठीक है ना, उनका वेट जो है, ठीक है, जिससे वो बने हुए हैं, वो जो घंटे वो जिस चीज से बने हुए हैं, जिस धातु से बने हुए हैं, जिस एलॉय से बने हुए हैं, तो अगर मान लो कि वो एलॉय जो है अगर वो ज्यादा हैवी रहेगा तो वो जो है वो काफी डीपर साउंड देगा, और मान लो कि वो एलॉय या वो धातु जो है वो लाइट रहा, वो हल्का रहा, तो वो जो है लाइट साउंड देगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से पॉइंट कह रहा है कि ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम, के वो जो ईच है, यानी कि वो जितने भी घंटाघर वहां पे हैं और जितने भी क्लॉक टावर्स वहां पे लगे हुए हैं उस सिटी के अंदर, वो अपने आप में एक दूसरे से वो कुछ भिन्नता रखते हैं, चाहे वो वेट के अंदर हो, चाहे वो मिली सेकंड के अंदर ही हो, ठीक है ना। तो वो जो है वो अपने आप से अलग विभिन्नता रखते हैं। इन इट्स ब्रॉन्ज, ठीक है, किसके अंदर? ब्रॉन्ज के अंदर, यानी कि ब्रॉन्ज जो होता है वो टिन और कापर का मिक्सचर होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज जो धातु बनती है, ठीक है ना, वो टिन और कापर का वो एक तरीके से एलॉय है, ठीक है ना। तो ब्रॉन्ज से वो जो बने हुए हैं, तो मान लो किसी के अंदर मान लो कि हल्की क्वालिटी का ब्रॉन्ज जो टिन और कापर यूज कर लिया, मान लो किसी में टिन ज्यादा डाल दिया कापर कम हो गया, कापर ज्यादा डाल दिया टिन कम हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से उनका क्या होता है कि उनके वो जो क्लॉक टावर से उनके जो गोंग थे, यानी कि उनके जो घंटे हैं, उनका वेट जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वो डिफरेंट होने की वजह से वो जो है एक दूसरे से क्या हो गए हैं, वो भिन्न हो गए हैं, ठीक है ना। तो इन इट्स ब्रोन, जो उनका ब्रोन है जिससे वो घंटे बने हुए हैं जिस धातु से, ठीक है, उनके वेट की वजह से वो क्या है, अलग हो चुके हैं। बीटिंग आउट ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस इन ईच हाफ आवर, तो वो बीटिंग आउट कर रहे हैं, यानी कि वो बज रहे हैं, किस तरीके से बज रहे हैं? डिफरेंट सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस में बज रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग क्रम के अंदर बज रहे हैं वो। ईच हाफ आवर, हर हाफ आवर के अंदर, यानी कि जो घंटा होता है तो उसमें जो है मान लो कि 1 घंटा लगता है उसमें, तो 1 घंटा लगता है तो उसमें हैवी साउंड आता है, लेकिन जो आधा घंटा जो होता है, जैसे मान लो 12 से 12:30 बज रही है, 1 से 1:30 बज रही, तो आधा घंटा कंप्लीट होने पर भी एक छोटा सा साउंड जो है उसके अंदर आता है। जो 1 घंटा पूरा होने पे जितना साउंड निकलता है उतना साउंड जो है आधा घंटा होने पे नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी आधा घंटा पूरा होने पे, तभी तो यहाँ पे आया ईच हाफ आवर, कि हर हाफ आवर में, यानी कि हर आधे घंटे के अंदर उसके अंदर जो है क्या निकल रहा है? एक साउंड निकल रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। आउट ऑफ
आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ एलोय। तो आउट ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ एलोय, तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है कि ये एलोय का एक्सीडेंट हो, यानी कि एलोय की घटना की वजह से हो रहा हो। यानी कि ये जो ब्रोंज का जो मिक्सचर है, यानी कि टीन और कॉपर का जो मिक्सचर है, ठीक है, टीन और कॉपर से जिससे ये बना है, तो इसमें हो सकता है कि एक्सीडेंटली जो है कम या ज्यादा मात्रा में टीन ज्यादा मिल गया हो, कॉपर कम मिल गया हो, कॉपर ज्यादा मिल गया हो, टीन कम मिल गया हो, या फिर कोई अच्छी धातु इस्तेमाल नहीं की गई हो, इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं करी गई हो, तो उनके उनका हर घंटा है जिसमें साउंड आ रहा है उसमें भी विभिन्नता है। यानी कि 1 घंटे वाले साउंड में तो भिन्नता है, लेकिन जो हाफ आवर में वो जो बज रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो है हर क्लॉक टावर के अंदर जो है वो विभिन्नता पाई जा रही है उनके अंदर। तो आगे पॉइंट कह रहा है कि अ मेकर्स शेकिंग हैंड इन स्विट्जरलैंड और द म्यूचुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो या तो ये वजह है कि भाई एलोए का जो है वो मिक्सचर जो है वो कम या ज्यादा मात्रा में मिश्रण हो गया, तो इस वजह से एलोए जो है वो किसी का भारी हो गया और किसी का कम हो गया। इस वजह से जो है उनके जो टावर की जो गोम्स है वो हर आधे घंटे में डिफरेंट साउंड कर रहे हैं। या तो पहली बात तो ये हो गई, या फिर दूसरी बात ये क्या मेकर्स शेकिंग हैंड इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम यहाँ पे इस वजह से आया क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो घड़ियां है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड की बहुत जो है स्विस वॉचेस जो होती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा जो है वो फेमस है। ठीक है ना, तो इस वजह से, और ये जो क्लॉक टावर है ये भी एक तरीके से वॉच ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये कि स्विट्जरलैंड, मान लो कि स्विट्जरलैंड का कोई व्यक्ति है जिसने इनको बनाया है, इन क्लॉक टावर्स को बनाया है, तो हो सकता है कि उसके जो है हाथ शेक कर रहे हैं, उसके जो है हाथ जो है वो कांप रहे होंगे। ठीक है ना, तो उसके हाथ अगर शेक कर रहे होंगे तो इस वजह से किसी मामले में उसके किसी क्लॉक टावर को बनाने में उसके हाथ जो है वो शेक करे, तो इस वजह से उसकी जो है वो वेट जो है वो कम रह गया, या किसी क्लॉक टावर को उसने अच्छी तरीके से बना लिया, उनमें मिश्रण ज्यादा कर दिया, तो वो जो है वो ज्यादा हेवी डीपर बज रहा है वो। ठीक है ना, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि उसके हाथ कांप रहे हो, स्विट्जरलैंड का जो वॉच मेकर है उसके। और द म्यूचुअल डिस्टेंस, या फिर आपस में जो एक दूसरे से जो विभिन्नता है। ठीक है ना, कोई क्लॉक टावर किसी कंट्री के अंदर बन रहा है, कोई क्लॉक टावर किसी कंट्री के अंदर बन रहा है, तो अलग अलग कंट्री के अंदर जो बनाने वाले जो मैन्युफैक्चर वाले हैं, ठीक है ना, तो वो जो है उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है उसको बनाने में, तो हो सकता है कि इस वजह से कोई विभिन्नता आ गई हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से क्लॉक टावर जो है वो अलग अलग मिश्रण की धातु से बने हुए हैं, किस तरीके से अलग अलग कंट्री ने उनको बनाया। बेस्ट फेमस जो है स्विट्जरलैंड की कंट्री है। ठीक है, तो उसके जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी के बनाने वाले जो इंसान है, ठीक है, वहां के जो मैन्युफैक्चर है, तो उनके हाथ कांप रहे होंगे, या टीनो कापर जो है वो अलग अलग मात्रा में मिश्रण में अलग अलग हो गए होंगे। इस वजह से जो है हाफ आवर बज रहा है, जब छोटा सा घंटा निकल रहा है तो उस टाइम पे अलग आवाज आ रही है, और 1 आवर होने पे जो बड़ा जो गोंग बज रहा है तो उसमें अलग आवाज आ रही है। और अलग अलग जितने भी जो है सिटी के अंदर जितने भी क्लॉक टावर्स लगे हुए हैं, वो सारे सिटी के क्लॉक टावर जो है वो अपने बीटिंग आवर के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। या फिर कमोमेरोडिक और डोनर्स बीम। अब डोनर डोनर क्या कौन होता है? डोनर होता है देने वाला। ठीक है, किसी भी चीज को देने वाला। ठीक है ना, कमोमेरोडिंग अ विम द पेरेनियल फ्यूड द सीजनल रिलायंस। तो या फिर किस वजह से हो सकता है? और द म्यूचुअल डिस्टेंस कमोमेरोडिंग अ डोनर्स बीम, कि कोई मान लो कोई कोई दानदाता जो है, ठीक है ना, उन्होंने जो है उनकी विम की वजह से, उनकी जिद की वजह से, ठीक है ना, उनकी जिद की वजह से उन्होंने ऐसे क्लॉक टावर बनाए हैं। ठीक है, कमोमेरोडिंग का मतलब होता है कि भाई ऐसी चीज ऐसा काम करना जिससे कि कोई किसी इंसान को मरने के बाद भी उसकी याद रखे। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे कमोमेरोडिंग का वर्ड आया है, यानी कि मरने के बाद भी इंसान को उसके नाम से याद किया जाए कि भाई वो जो है वो ये उसने ये चीज बनवाई थी, ये काम करा था। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है कमेमोरेटिंग, यानी कि मरने के बाद भी उस व्यक्ति को याद रखना। तो हो सकता है कि जो डोनर्स हैं, जो बड़े बड़े जो दानदाता हैं, ठीक है, तो उनकी ये जिद रही हो। ठीक है, अलग अलग दानदाताओं ने अलग अलग जो है अपना जो है पैसे लगा करके अलग अलग उनका जो है निर्माण कराया हो क्लॉक टावर्स का। तो हो सकता है कि उन्होंने जो है किसी ने अगर ज्यादा पैसा लगा दिया हो, तो उसके जो है वो जो गोम्स है, या किसी ने अच्छी कंपनी के गोम्स को ठेका दे दिया हो, तो उस कंपनी ने ज्यादा उनको हेवी बना दिया, और किसी डोनर ने जो है किसी हल्की कंपनी को जो है इसका मैन्युफैक्चर का काम दे दिया, तो उसने जो है इसमें एलोय का मिश्रण जो है कम कर दिया। तो हो सकता है वो कोई सी भी बात हो। ठीक है ना, और द पेरेनियल फ्लूइड्स द सीजनल एलायंस। तो यहाँ पे बात हो रही है कि द पेरेनियल फ्यूड्स। पेरेनियल फ्यूड्स का मतलब होता है कि साल भर चलने वाले लड़ाई झगड़े।
ठीक है। पेरेनियल फ्यूड्स का मतलब साल भर चलने वाले जो लड़ाई झगड़े जो धर्म जाति के नाम पर होते हैं उसको किया जाता है पेरेनियल फ्यूड्स। ठीक है। और सीजनल अलायंस का मतलब यानी कि किसी सीजन के अंदर या किसी मौसम के अंदर वापस एकजुट हो जाना, वापस एक साथ आकर के मिल जाना किसी बाय चांस किसी सीजन के अंदर। तो यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहा है कि द पेरेनियल फ्यूड एंड सीजनल अलायंस ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स कि ये हिंदू ये क्रिश्चियंस और ये मुस्लिम्स जो हैं ये साल भर क्या करते हैं, ये पेरेनियल फ्यूड्स करते हैं, यानी ये साल भर तो लड़ाई दंगों की बातें करते हैं, ये साल भर तो आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है ना। कोई भी मौका देख करके किसी भी बात के नाम पे किसी भी छोटी से छोटी बात को ये धर्म की बात में बदलते रहते। साल भर इनके बीच में क्या चलता है, दंगा फसाद चलता रहता है। और ये जो है ये हमेशा दंगे करते हैं। ये दंगे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट्स। ठीक है ना। हमेशा ये राइट्स करते हैं, हमेशा ये दंगे भड़काते हैं। लेकिन ये फिर बाद में क्या करते हैं, ये कभी कभी बाय चांस सीजनल अलायंस भी कर लेते हैं। कोई ऐसे बार दीवार के मौके आते हैं जिसपे ये आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं, अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। और फिर कोई चिंगारी इनको भड़का देती है तो फिर ये वापस जो है अपने आप को जो है धर्म के नाम पे एक दूसरे को वापस मार काट पे और उतर जाते हैं। ठीक है। और नुकसान किसको पहुंचाते हैं, इन क्लॉक टावर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इन क्लॉक टावर्स की ये हाल से बेहाल कर देते हैं ये। ठीक है। क्योंकि दंगों के अंदर कोई चीज बाकी तो रहती नहीं है कि भाई दंगों के अंदर हम पेड़ लगाएंगे या हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे। दंगों के अंदर तो नेचर को, प्रकृति को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को नुकसान होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये जो हिंदू ये जो क्रिश्चियन और ये जो मुस्लिम है ये साल भर तो लड़ाई झगड़े पेरेनियल फ्यूड्स करते रहते हैं। और फिर बाय चांस आने पे कभी ये सीजनल, कभी ईद आ गई, कभी दिवाली आ गई, और कोई त्योहार आ गया तो ये आपस में एक दो दिन जो है सीजनल अलायंस कर लेते हैं, उसके बाद में वापिस यही काम करते रहते हैं दंगे फसाद का। तो कट ऑफ समटाइम्स बाय चेंज ऑफ विंड, a change of mind और a siren। और ये क्या करते हैं, कट ऑफ समटाइम्स बाय चेंज ऑफ विंड। ये अपने आप को हर छोटी सी छोटी बात पर, धर्म की बात पर ये हवा को ही चेंज कर देते हैं, यानी कि बात कौन सी चल रही है और ये जरा छोटी छोटी सी बात को क्या करेंगे, ये उसका रूप बदल देते हैं। ठीक है। कहीं दो जने चार जने आपस में मिलकर के बैठ गए, कोई दूसरी बात निकली, उस बात को धर्म के ऊपर मोड़ देते हैं और धर्म के ऊपर मोड़ करके ये अपने ही साथी को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं और अपने ही एरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोग ये काम करते हैं। ठीक है ना। कट ऑफ समटाइम्स बाय चेंज ऑफ इट, यानी कि ये एक दूसरे को क्या काम करते हैं, ये हर छोटी सी छोटी बात को धर्म के नाम पे बदल देना और धर्म के नाम पे बदल करके वहां पे दंगे फसाद फैलाना और जो है लोगों की भावनाओं को आहत करना, ये काम जो है ये यानी कि हवा का ही रुख ये बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं, पूरे सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ये धर्म का मुद्दा लेकर के और आ जाते हैं। अ चेंज ऑफ माइंड और अ सायरन बिटवीन द पीस ऑफ बैक स्ट्रीट क्वारल। तो इनका जो दिमाग है, ठीक है, वो एकदम परिवर्तित हो जाता है। चेंज ऑफ माइंड, कोई सी भी बात चलेगी कोई छोटी मोटी तो इनका माइंड जो है आकर के किस पे रुक जाता है, दंगे फसाद वाली बात पे, धर्म वाली बात पे। ठीक है ना। तो ये एकदम जो है अपना क्या कर देते हैं, ये दिमाग बदल देते हैं और धर्म का नाम लेकर के आ जाते हैं और ये धर्म के नाम पे फिर क्या करते हैं, दंगे फसाद को फैलाते हैं। और साइरन बिटवीन द पीसेस ऑफ बैक स्ट्रीट क्वारल, बैक स्ट्रीट का मतलब पिछली वाली गली और क्वारल का मतलब लड़ाई झगड़े। तो पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि जो बैक स्ट्रीट क्वारल है, ठीक है, मान लो कि किसी पिछली गली के अंदर मान लो कोई किसी बात को लेकर के लड़ाई होगी, मान लो किसी ने किसी के बच्चे को मार दिया है, कहीं कुछ और हो गया, छोटी मोटी बात हो गई, कहीं गाड़ी टकरा गई। ठीक है ना। तो उस बात को, उस मुद्दे को किस पे कर लेंगे, ये धर्म के नाम पे मुद्दे पे लेकर के आ जाएंगे। यही हिंदू, यही मुस्लिम और यही क्रिश्चियन, ये सारे के सारे जो है क्या करेंगे, एक दूसरे को जहां ये इनका बहुमत देखेंगे वहां पे ये क्या करेंगे, उस बात का रुख मोड़ करके और उस बात को तो हटा देंगे और ये लेके कौन सी बात को आ जाएंगे, धर्म की बात को लेकर के आ जाएंगे और धर्म की बात लेकर के आकर के फिर ये दंगा फसाद करते हैं और ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों की भावनाओं को आहत करने का ये काम करते हैं। तो हर जो बैक स्ट्रीट क्वारल है उसको ये लोग क्या करते हैं, ये अलग दिशा में अलग मोड़ देते हैं और उसको जो है ये किसके अंदर बदल देते हैं, धर्म के नाम पे बदल देते हैं और फिर ये राइट्स कहलाते हैं। One day you look up and see one of them, eyeless, silent, zigzag, sky showing। तो आगे पॉइंट कह रहा है कि वन डे यू लुक अप, कि एक दिन आप देखोगे, आप उठोगे और आप देखोगे, एंड सी वन ऑफ देम, और आप उनमें से एक को देखोगे। सी वन ऑफ देम का मतलब यानी कि वो जितने भी क्लॉक टावर्स लग रहे हैं उनमें से आपको, आपकी सिटी के अंदर जो भी क्लॉक टावर लग रहे हैं उनमें से आप अगर देखोगे
तो जब ये दंगे फसाद छिड़ते हैं और जब ये लोग जो है ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर ये क्लॉक टावर क्या हो जाते हैं, आईलेस हो जाते हैं, यानी कि ये देखने लायक ही रहते नहीं है। ठीक है ना, इनको इस तरीके से तोड़ा जाता है, इनको इस तरीके से इनको कुचला जाता है कि ये क्लॉक टावर जो है ये पूरे के पूरे जो है नष्टो नाबूद हो जाते हैं, पूरे के पूरे ये तबाह हो जाते हैं, ये पूरे साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि इनका गोंग जो है इनका घंटा ही टूट जाता है फिर। ठीक है ना, ये पूरे के पूरे साइलेंट हो जाते हैं, यानी घंटा बजने लायक ही नहीं रहता है इनका। ठीक है ना, तो ये पूरे के पूरे जो है साइलेंट हो जाते हैं। जिगजैग स्काई शोइंग, जिगजैग जिगजैग कैसा होता है, जिगजैग इस कंडीशन में होता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं उस क्लॉक टावर को कि वो बेचारा क्लॉक टावर जो है उसमें दरारें पड़ जाती है। उस क्लॉक टावर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको इस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया कि वो बेचारा जिगजैग मोशन में आ गया, वो पूरा साइलेंट हो गया और वो पूरा आइलेंट हो गया, यानी कि अब ना तो उसमें घंटा है ना कोई घंटी है, ना कोई बजेगा, ना कोई बांस है, ना कोई बांसुरी है उसके अंदर। ठीक है ना, पूरे आइलेस है वो, पूरे साइलेंट है वो और पूरे जिगजैग मोशन के अंदर है वो। ठीक है ना, तो ये जो हिंदू, ये जो मुस्लिम और ये जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है ना, और ये जो जूस है, ये अपने आप में क्या करते हैं, ये इस तरीके से जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये नेचर को तबाह बर्बाद कर देते हैं ये। ठीक है, और ये जो है फिर क्लॉक टावर ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि आइलेस रह जाता है, साइलेंट रह जाता है और बेचारा जिगजैग मोशन के अंदर रह जाता है। थ्रू द नोट नॉकआउट क्लॉक टावर, और बहुत से तो ऐसा करते हैं कि पूरे नॉकआउट, पूरे उसको क्लॉक टावर जो है वो पूरा पूरा जो घंटा घर है उसे ही उखाड़ देते हैं, पूरा नॉकआउट कर देते हैं उसे, उसे जड़ से ही पूरा नष्टो नाबूद कर देते हैं, पूरा तबाह बर्बाद कर देते हैं। यानी कि इतना जो है, इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी को और इतना नेचर को ये नुकसान पहुंचाते हैं कि वो जो है पूरा क्लॉक टावर जो है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दंगे फसाद फैलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बम फेंके जाते हैं, गोलियां चलाई जाती है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, पब्लिक के साथ साथ आम जनता के साथ साथ फिर जो नेचर है उसके साथ भी खिलवाड़ होता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ भी खिलवाड़ होता है। ठीक है, तो आफ्टर अ रायट अ पीस मार्च टाइम बॉम्ब, अब पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर अ राइट अ पीस मार्च टाइम बॉम्ब। ठीक है, अब आफ्टर अ राइट जब दंगे खत्म होते हैं, जब राइट खत्म होते हैं, जब राइट खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये लोग क्या निकालते हैं, ये शांति यात्रा निकालते हैं, ये कैंडल हाथ में लेकर के और शांति यात्रा निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इस पीस मार्च मार्च के अंदर ये जो शांति यात्रा इन्होंने जो निकाली है, ये जो पीस मार्च है, इसके अंदर भी इनको क्या रहता है, इनको डर रहता है कि कहीं आकर के कोई जो है बम नहीं फेंक दे, या कहीं आकर के कोई जो है वो उल्टा सीधा कुछ बोल नहीं दे। और फिर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वापस जो है, वापस वो पीस पीस मार्च जो है वो शांति जो है वो शांति यात्रा अशांति यात्रा के अंदर बदल जाती है, क्योंकि ऐसे अराजक तत्व रहते हैं कि जो पीस मार्च को जो है वो सहन नहीं कर पाते और उसमें कुछ ना कुछ जो है फसाद फैलाने का काम करते हैं। तो ये जो पीस मार्च होती है ये फिर किसमें बदल जाती है, अशांति के अंदर बदल जाती है। ठीक है ना, तो आफ्टर अ राइड अ पीस मार्च टाइम बॉम्ब और अ प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर इन अ नाइट ऑफ लाइटनिंग, और प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर, यानी कि इन्होंने क्या करा कि जो प्रिसाइज एक्ट है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो नेचर है, ठीक है ना, तो नेचर जो है उस आपने उसको क्या करा, नेचर को आपको संवारना चाहिए था, आपको गॉड ने यहाँ पे भेजा, इस दुनिया के अंदर भेजा, एक समाज बनाया आपने। ठीक है ना, ये धर्म जाति और ये सारी चीजें जो है ये किसने बनाई, ये इंसान ने बनाई। गॉड ने ऊपर से आपको कोई भी किसी भी धर्म का पैदा नहीं किया था, ये घर में आकर के जो है ये बच्चे को पता पड़ता है कि जिस घर में वो पैदा हो गया मतलब कि मैं इस धर्म का हूँ। ऊपर से किसी के कहीं सील या फिर कोई ठप्पा लगा के ऊपर से कहीं भेजा नहीं जाता है कि भाई ये जो है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी आपको भेजा तो था कि प्रकृति को संवारने के लिए कि आप जाओगे, आपके लिए इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई गई है, लेकिन आप उसी दुनिया के अंदर जा रहे हो और उसी दुनिया में उस गॉड की बनाई हुई दुनिया को आप क्या कर रहे हो, उस गॉड की बनाई हुई दुनिया को आप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो। आप एक धर्म के नाम पर एक एक 60 साल 70 साल में आप जियोगे और उस धर्म के नाम पे आप क्या कर रहे हो, आप पूरे जो है प्रकृति को नष्टो नाबूद कर रहे हो, उसको तबाह कर रहे हो। तो कभी यह कहना चाह रहा है कि अगर यही प्रिसाइज एक्ट अगर नेचर ने कर लिया, अगर ये उल्टा अगर नेचर ने कर दिया, यानी कि तुम जो हो अपने आप को इतने पावरफुल मत समझो, इंसान जो है इतना पावरफुल नहीं है कि वो नेचर के साथ में जो है वो जीत सके। ठीक है ना, नेचर जरा सा अपना रूप दिखाता है तो इंसान वही थर थर कांपने लग जाता है, उसकी आंखों में जो है मौत आ जाती है फिर। ठीक है ना, जैसे कोविड के टाइम पे भगे भगे फिर रहे थे सब जने, ठीक है, घरों में से निकल नहीं रहे थे। उसी के बाद में जैसे प्लेग फैला था,
उस टाइम पे ये हो रहा था, कहीं फ्लड आ जाती है तो लोग बाग घूमने नहीं जाते हैं। अच्छे अच्छे जो है, अच्छे अच्छे लोग जो है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भी अपने घरों में बैठे रहते हैं। हर तुमको एक आता है तो सबको दादी नानी याद आ जाती है। तो उसी टाइम पे जब नेचर अपना रूप बताता है, तब ये सब क्या होते हैं, फिर ये धर्म छोड़ देते हैं। फिर ये सब यूं करते हैं कि बस ठीक है, किसी भी तरीके से नेचर से जो है हम बच जाए, उसके बाद में हम जो है सही रास्ते पे चलेंगे। अब हम गलत कुछ भी नहीं करेंगे, हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का भला करेंगे। लेकिन फिर बाद में यही लोग जो है नेचर नेचर के उस पूरा होने के बाद में, नेचर का काम पूरा होने के बाद में, जब चारों तरफ शांति आ जाती है नेचर की तरफ से, तो फिर ये वापिस अपना जो है रंग दिखाते हैं और ये वापिस जो है अपने काम करते हैं। ठीक है ना। तो कवि यह कहना चाह रहा है कि अगर नेचर ने आपके उल्टा कोई एक्ट कर दिया, तो आप जो है फिर वो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ कहा गया है कि प्रिसाइज एक्ट ऑफ इन नाइट ऑफ लाइटनिंग, के अगर नेचर के साथ आप अच्छे रहोगे, नेचर के साथ आप मिलके रहोगे और इस गॉड की बनाई हुई दुनिया को आप समझोगे कि हमें यहाँ भेजने का मकसद क्या है, हमें धर्म हमने जो बनाया है, हमने बनाया धर्म, ऊपर वाले ने किसी न किसी को धर्म में पैदा नहीं किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो दुनिया बनाई गई है आपके लिए, इस दुनिया को आप अच्छी तरीके से संभालो, इस यहाँ के लोगों को, इंसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करो। यानी कि ऐसा कभी नहीं हो कि मेरी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को जो है नुकसान हो रहा है, या इस गॉड की बनाई हुई दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो अगर आप ये अच्छा काम करोगे, ये अच्छे डीड्स करोगे, तो नेचर जो है वो आपका क्या करेगा, वो आपको नाइट में भी लाइटनिंग बताएगा, यानी कि आपको अंधकार में भी रास्ता बताएगा। ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से रहोगे कि मुझे किसी दूसरे की मदद करनी है और कोऑपरेट करना है और किसी दूसरे का दुख दूर दूर करना है, और इस नेचर को जो है मुझे संभाल के रखना है, जो गॉड ने मुझे ब्यूटीफुल दुनिया दी है, मुझे इंसान के जन्म के रूप में पैदा किया है, तो मुझे इस नेचर का सम्मान करना है। ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से रहोगे, तो ये जो है आपको नाइट में भी लाइटनिंग बताएगा, यानी कि आपके अंधकार में भी आपको प्रकाश बताएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं रहोगे, ठीक है ना, तो आप नेचर से कभी भी नहीं जीत सकते। आप धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ सकते हो कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन। ठीक है ना। ये आप 60-70 साल कर लोगे, उसके बाद आप चले जाओगे। ठीक है। आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, कि आप कौन थे और क्या थे। ठीक है। आपको जो है आपके सिर्फ बुरे कर्मों से याद रखा जाएगा कि फलाना जो था वो इस धर्म का था और इतना बुरा इंसान था। ठीक है ना। तो यही जो है ये के रामानुजन जो है ये बात हमारी इस पोइट्री के माध्यम से हमको ये संदेश देना चाहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में किसी भी लाइन का या कोई भी पैराग्राफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ये पार्ट जो है मुझे समझ में नहीं आया, तो आपको जो है दोबारा जो है समझा दिया जाएगा। ठीक है ना। और कोई आपके सजेशन हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो तब तक के लिए टिल देन खुदा हाफिज, रब्बा खैर, नमस्कार।